पीतमपुरा गांव, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से होती थी, वहां आज एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सायरा, एक निडर और साहसी लड़की, अपने घर के आंगन में खड़ी बार बार रास्ते की ओर देख रही थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं और उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से घबरा रहा था। माँ को इतनी देर कभी नहीं हुई। उन्होंने तो कहा था कि सुबह सुबह जंगल से लकड़ियां काटकर जल्दी लौट आएंगी, लेकिन अब तो दोपहर ढलने को है और उनका कहीं पता नहीं। मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं उन्हें? सायरा को अचानक कुछ याद आता है। कमला काकी? हाँ, वो भी तो माँ के साथ ही गई थी। शायद उन्हें पता हो कि माँ कहाँ है। मुझे तुरंत उनके पास जाकर पूछना चाहिए। सायरा तेजी से कदम बढ़ाती हुई कमला काकी के घर पहुंचती है। कमला काकी अपने आंगन में बैठी थकान मिटा रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। कमला काकी, मेरी माँ आपके साथ ही तो गई थी ना सुबह। आप तो लौट आई, लेकिन मेरी माँ अभी तक क्यों नहीं लौटी? वो कहाँ रह गई काकी? अरे बेटा, मैंने तो तुम्हारी माँ को बहुत समझाया था। मैंने उसके हाथ पैर तक जोड़े थे कि उस तरफ मत जा, पर वो मानी ही नहीं। उसकी जिद के आगे मेरी एक न चली। किस तरफ काकी? वो किस ओर गई है? वो नीली हवेली की तरफ चली गई। हम सब लकड़ियां लेकर लौट रहे थे, पर वो कहने लगी कि जब इतनी दूर आए ही हैं तो देख ही लें उस हवेली को। वो देखना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या है वहां जिससे पूरा गांव डरता है। क्या वो सच में उस तरफ चली गई? पर काकी, अब तक तो उन्हें लौट आना चाहिए था। वो इतनी देर वहां क्या कर रही हैं? बेटा, वो हवेली शापित मानी जाती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि जो भी उस हवेली की चौखट के पार गया है, वो आज तक कभी जिंदा लौट कर नहीं आया। वहां मौत का साया है सायरा, मौत का साया। नहीं काकी, मैं इन पुरानी बातों और अंधविश्वास पर यकीन नहीं करती। मेरी माँ किसी भूत प्रेत की वजह से नहीं, बल्कि किसी असली खतरे में फंसी है। वो मुसीबत में है और मुझे उन्हें बचाना ही होगा। मैं अभी वहां जाऊंगी। नहीं बेटी, मत जा। तू अभी बच्ची है, तू भी उस बला की चपेट में आ जाएगी। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं तेरी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगी? रुक जा बेटी, रुक जा। लेकिन सायरा ने अपना फैसला कर लिया था। वो कमला काकी की बातों को अनसुना करके तेजी से जंगल की ओर दौड़ने लगी। कमला काकी को समझ आ गया कि वो सायरा को अकेले नहीं रोक पाएंगी, इसलिए वो चिल्लाती हुई गांव के मुखिया के पास भागी। मुखिया जी, अनर्थ हो गया। मंजू की बेटी सायरा, वो जिद में आकर नीली हवेली की तरफ निकल गई है अपनी माँ को ढूंढने। क्या कहा? वो पागल लड़की उस तरफ गई है? उसे अंदाजा भी है उसने क्या कर दिया है। अब उसकी वजह से पूरे गांव पर उस श्राप का संकट मंडराने लगेगा। रामू, जल्दी चलो, उसे रास्ते में ही रोकना होगा। जी मुखिया जी, वो जंगल के रास्ते गई होगी। अगर हम अभी निकलें तो शायद उसे हवेली तक पहुंचने से पहले ही पकड़ सकते हैं। चलिए। सायरा के कदम थमे नहीं थे। वो झाड़ियों और कंटीले रास्तों की परवाह के बिना जंगल में दौड़ी जा रही थी। लेकिन तभी पीछे से भारी कदमों की आवाजें सुनाई दी। मुखिया और रामू ने कुछ गांव वालों के साथ सायरा को बीच रास्ते में ही घेर लिया। सायरा, रुक जा, आगे एक कदम भी मत बढ़ाना। तू उस नीली हवेली की ओर नहीं जा सकती। ये मेरा आदेश है और पूरे गांव की भलाई इसी में है। मुखिया जी, आप एक मुखिया होने के नाते मुझे आदेश दे सकते हैं, लेकिन एक बेटी को उसकी माँ के पास जाने से कैसे रोक सकते हैं? मेरी माँ वहां अकेली है, शायद किसी बड़ी मुसीबत में है। क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें वहां मरने के लिए छोड़ दूं? तू अब भी बच्ची है सायरा, तुझे अंदाजा नहीं है कि तू किस आग से खेल रही है। उस नीली हवेली पर सदियों पुराना श्राप है और वहां भटकती आत्माओं का साया है। अगर तूने वहां कदम रखा तो उन रूहों का गुस्सा पूरे गांव को राख कर देगा। तेरे कारण पूरे गांव पर बर्बादी का ग्रहण लग जाएगा। आप सब यह कैसे सोच सकते हैं मुखिया जी? क्या किसी ने सच में वहां कोई आत्मा देखी है? ये सब सिर्फ सुनी सुनाई बातें और अंधविश्वास है। नीली हवेली सिर्फ एक पुरानी इमारत है और कुछ नहीं। मेरी माँ जरूर वहां किसी गड्ढे में गिर गई होगी या रास्ता भटक गई होगी। अगर हम डर के मारे चुप बैठ गए तो उन्हें कौन बचाएगा? मुझे जाने दीजिए मुखिया जी। नहीं सायरा,
ये सिर्फ हमारा भ्रम नहीं है, हमने अपनी आंखों से अपनों को वहां खोते देखा है। जो भी उस हवेली की परछाई में गया वो फिर कभी गांव की दहलीज पर वापस नहीं आया। अगर तुझे कुछ हो गया तो हम सिर्फ तुझे नहीं खोएंगे, बल्कि उस हवेली की काली शक्ति हमारे घरों तक पहुंच जाएगी। मैं तुझे मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगा। तो क्या डर के कारण हम अपनों को यूं ही बेसहारा छोड़ दें? क्या एक बेटी का फर्ज नहीं कि वो अपनी माँ की रक्षा करे? अगर आज मैंने हार मान ली तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल हो, मुझे जाना ही होगा। काश ये सब इतना सरल होता सायरा, काश हम सबके पास तुम्हारी जैसी बेखौफ हिम्मत होती। लेकिन मैं इस गांव का मुखिया हूं, मेरे सिर पर सिर्फ तुम्हारी नहीं सैकड़ों जानों की जिम्मेदारी है। मैं एक लड़की की जिद के लिए पूरे गांव को खतरे में नहीं डाल सकता। रामू, इसे पकड़ो और इसके घर ले जाकर बंद कर दो। ये लड़की ऐसे नहीं मानने वाली। रामू और अन्य लोगों ने जबरदस्ती सायरा को पकड़ा। सायरा हाथ पैर मारती रही, चिल्लाती रही, लेकिन गांव वालों ने उसकी एक न सुनी और उसे उसके ही घर में ले जाकर कैद कर दिया। कमला, तू यहीं इसके दरवाजे पर बैठ। ध्यान रखना कि इस घर की कुंडी कोई न खोले। ये लड़की हवेली की तरफ एक कदम भी न बढ़ा पाए, चाहे तुझे जो भी करना पड़े। ठीक है मुखिया जी, मैं इसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दूंगी। मैं इसे हर हाल में रोकूंगी। कमला काकी, दरवाजा खोलिए। आप तो मुझे समझ सकती है ना? आप भी एक माँ हैं। क्या आप अपनी संतान के बिना रह पाएंगी? मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकती। बस एक बार मुझे जाने दीजिए, मैं उन्हें लेकर तुरंत वापस आ जाऊंगी। अरे पगली, अपनी जान क्यों गंवाना चाहती है? अगर मुखिया को पता चल गया कि मैंने तुझे जाने दिया तो वो मुझे गांव से बाहर निकाल देंगे। मैं तेरे पीछे पूरे गांव को मौत के मुंह में नहीं डाल सकती। रहने दे बेटी, मुझे माफ कर दे, पर मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। यहाँ तो कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। सब डर के गुलाम बन चुके हैं। अगर माँ को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे खुद ही कोई रास्ता निकालना होगा। रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था। गांव की गलियों में सिर्फ पहरेदारों के कदमों की आहट थी। सायरा अपने कमरे के कोने में बैठी खिड़की से चांद को देख रही थी। उसे रह रहकर अपनी माँ का चेहरा याद आ रहा था। उसने तय कर लिया था कि डर की दीवारें उसे रोक नहीं पाएंगी। काकी सो गई होंगी, यही सही मौका है। अगर मैं अब नहीं निकली तो शायद सुबह तक बहुत देर हो जाएगी। माँ, मैं आ रही हूँ। सायरा ने बड़ी सावधानी से अपनी खिड़की की कुंडी खोली। लकड़ी के पुराने पल्लों ने हल्की सी चरमराहट की, जिससे सायरा का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह धीरे से बाहर कूदी और साये की तरह छिपते छिपाते गांव की सरहद पार कर गई। घने जंगल का रास्ता डरावना था। उल्लुओं की आवाजें और सूखी पत्तियों की खड़खड़ाहट उसे डरा रही थी, पर माँ का प्यार सबसे बड़ा था। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, कमला काकी सायरा के लिए चाय लेकर उसके कमरे की ओर बढ़ी। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला, उनके हाथ से मिट्टी का प्याला गिरकर चकनाचूर हो गया। कमरे के अंदर सन्नाटा था और खिड़की खुली हुई थी। हे भगवान, यह अनर्थ हो गया। यह लड़की तो घर से भाग गई है। सुनो, कोई है क्या? दौड़ो, देखो मंजू की बेटी भाग गई है। वह नीली हवेली की तरफ चली गई है। कमला काकी का शोर सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। तभी मुखिया जी वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर गुस्सा और चिंता साफ झलक रही थी। क्या बोल रही हो कमला? वो लड़की हवेली चली गई? उसे घर में बंद किया था ना? अगर उस शापित हवेली की बला जाग गई तो पूरे गांव पर आफत आ जाएगी। मुखिया जी, वह खिड़की से निकल गई। वह लड़की बहुत जिद्दी है, अपनी माँ की तरह किसी की नहीं सुनती। अब न जाने क्या होगा। रामू, सबको इकट्ठा करो। वह अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी, शायद जंगल के रास्ते में ही हो। उसे पकड़कर वापस लाओ, इससे पहले कि वह उस हवेली की चौखट को छुए। उधर जंगल में सायरा चलते चलते थक कर चूर हो चुकी थी। उसके पैरों में कांटे चुभ रहे थे और प्यास से गला सूख रहा था। तभी झाड़ियों के पीछे से उसे एक विशाल नीली इमारत की परछाई दिखी। पुरानी दीवारें जिन पर काई जमी थी और चारों तरफ अजीब सी खामोशी। लगता है यही है वो नीली हवेली। कितनी डरावनी लग रही है ये।
पर मुझे अंदर जाना ही होगा। अगर माँ इसके अंदर है तो मैं उन्हें लेकर ही लौटूंगी। भगवान, मुझे हिम्मत देना। सायरा जैसे ही हवेली के भारी लोहे के गेट की ओर बढ़ी, अचानक पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। इससे पहले कि वह अंदर कदम रखती, मुखिया और रामू ने उसे दबोच लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत सायरा, मैंने साफ मना किया था, फिर भी तुम यहाँ तक आ गई। तुम्हारी ये छोटी सी जिद अब पूरे गांव को बहुत भारी पड़ने वाली है। मुखिया जी, मुझे छोड़ दीजिए। मैं कोई नुकसान करने नहीं आई हूँ। मैं तो बस अपनी माँ को लेने आई हूँ। अगर आपकी माँ वहाँ होती तो क्या आप भी ऐसे ही डर कर खड़े रहते? मुझे बस एक बार अंदर जाने दीजिए। मैं उन्हें लेकर तुरंत लौट आऊंगी। नहीं, अब बहुत हुआ। रामू, इसे पकड़ो। अब यह गांव वापस चलेगी और इसे ऐसी जगह बंद करेंगे जहां से यह परिंदा भी पर न मार सके। ले चलो इसे। गांव वापस आते ही लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग सायरा को नफरत और डर की निगाहों से देख रहे थे। ये लड़की अब हमारे लिए खतरा बन चुकी है मुखिया जी। इसे बांध कर रखना चाहिए। अगर ये अंदर चली जाती ना तो हवेली की रूहें जाग जाती और हमारा हंसता खेलता गांव श्मशान बन जाता। इसे सबक मिलना ही चाहिए। आप सब लोग डरपोक हैं। यह सब अंधविश्वास है। मेरी माँ अंदर मुसीबत में है और आप लोग अपनी जान की फिक्र कर रहे हैं। यह अंधविश्वास नहीं है सायरा, यह हमारे पूर्वजों की कड़वी सच्चाई है। उस हवेली में मौत रहती है और जो उसे छेड़ता है वो खुद मिट जाता है। तुमने हमारी बात नहीं मानी, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। रामू, इसे लेकर चलो। अब यह लड़की मेरी पुरानी हवेली के तहखाने में बंद रहेगी। वहां कोई इसे देखने या बचाने नहीं आएगा। मुखिया सायरा को अपनी हवेली ले गया और उसे एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया। तभी मुखिया की पत्नी रथु वहां आई और सायरा की हालत देखकर दंग रह गई। मुखिया जी, ये लड़की कौन है और इसे इस तरह जानवरों की तरह बांध कर क्यों लाए हैं? आप ये क्या कर रहे हैं? रथु, तुम इन सब बातों से दूर रहो। ये मंजू की बेटी सायरा है। इसकी जिद ने आज पूरे गांव को विनाश के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। ये उस शापित नीली हवेली में घुसने की कोशिश कर रही थी। क्या? नीली हवेली? पर यह तो अभी बच्ची है। मुखिया जी, इसे इस तरह बांधना ठीक नहीं है। डरी हुई तो यह पहले से ही है। आप इसे और डरा रहे हैं। यह डरी हुई नहीं है रथु, यह पागल हो गई है। अगर यह वहां चली जाती तो अनर्थ हो जाता। अब जब तक इसकी अक्ल ठिकाने नहीं आती, यह यहीं कैद रहेगी। रामू, बाहर पहरा कड़ा कर दो। मुखिया वहां से गुस्से में पैर पटकते हुए चला गया। अर्थू वहीं ठहर गई। उसने धीरे से सायरा के पास जाकर उसके बंधे हुए हाथों को देखा और फिर पानी का एक लोटा उसकी ओर बढ़ाया। बेटा, थोड़ा पानी पी लो, शांत हो जाओ। तुम जानती हो ना कि वहां जाना कितना खतरनाक है। तुम्हारे मुखिया जी सिर्फ गांव की रक्षा करना चाहते हैं। रक्षा? कैसी रक्षा रथु जी? अपनों को मौत के मुंह में छोड़ देना क्या रक्षा कहलाती है? मेरी माँ वहां है। वह कल सुबह से भूखी प्यासी उस हवेली के अंदर फंसी होंगी और यहाँ सब लोग सिर्फ अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। मुझे पता है तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारा दिल तड़प रहा है, लेकिन बेटा, उस हवेली का इतिहास बहुत काला है। कई साल पहले भी कुछ लोग वहां गए थे और उनके साथ जो हुआ उसे याद करके आज भी गांव कांप जाता है। आतू जी, आप भी माँ हैं। अगर आपका बच्चा वहां होता तो क्या आप भी इसी तरह चुपचाप कमरे में बंद रहती? क्या आप पूर्वजों की कहानियों पर यकीन करके अपने लाल को वहां मरने देती? सायरा की इन बातों ने रथु के कलेजे को छलनी कर दिया। रथु ने इधर उधर देखा और धीरे से सायरा की रस्सियां ढीली करने लगी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ सायरा, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मुखिया जी को पता चला तो वो बहुत क्रोधित होंगे, पर एक माँ का दर्द मैं समझ सकती हूँ। तो मुझे यहाँ से निकलने दीजिए। मैं जानती हूँ कि उस हवेली में कोई भूत नहीं है। माँ ने कहा था कि वहाँ कुछ पुराने औजार और कीमती चीजें हो सकती हैं। शायद इसीलिए लोग वहाँ जाने से डरते हैं, ताकि कोई सच न जान सके। सच? क्या सच सायरा? मुझे नहीं पता, पर मेरा दिल कहता है कि नीली हवेली का राज वह नहीं है जो गांव वाले बताते हैं। वहाँ कोई इंसान है जो सबको डरा कर रखना चाहता है। मुझे जाने दीजिए रथु जी, वरना बहुत देर हो जाएगी। जार्थू का हाथ कांप रहा था। एक तरफ उसका पति और गांव के नियम थे और दूसरी तरफ एक बेटी की अपनी माँ को बचाने की तड़प। तभी बाहर से रामू के खर्राटों की आवाज सुनाई दी। ठीक है सायरा, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी,
लेकिन याद रखना, अगर तुम पकड़ी गई तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। हवेली के पीछे वाले दरवाजे की चाबी मेरे पास है। मैं पहरेदार का ध्यान भटकाती हूँ, तुम चुपके से निकल जाना। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं माँ को लेकर ही लौटूंगी, यह मेरा वादा है। रातू ने एक योजना बनाई और बाहर जाकर रामू को बातों में उलझा दिया। सायरा ने मौके का फायदा उठाया और बिल्ली की तरह दबे पांव हवेली के पिछले रास्ते से निकल गई। रात फिर से गहराने लगी थी, लेकिन इस बार सायरा के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। वह सीधे नीली हवेली की ओर भागी, इस बार और भी ज्यादा तैयारी के साथ। रात के सन्नाटे में नीली हवेली किसी सोए हुए दैत्य की तरह लग रही थी। चारों ओर घनी झाड़ियां और सूखे पेड़ों की टहनियां हवा के झोंकों से ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई इशारा कर रही हो। सायरा का दिल जोरों से धड़क रहा था, पर उसकी आंखों में अपनी माँ को बचाने का जुनून था। माँ, मैं आ गई हूँ, बस थोड़ी देर और, मुझे डरना नहीं है। अंधेरा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सायरा ने जैसे ही हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया, वह एक लंबी चर्र चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। हर तरफ मकड़ी के जाले और धूल की मोटी परतें जमी थीं। छत से चमगादड़ों के उड़ने की आवाजें आ रही थीं। माँ, आप यहाँ हैं? जवाब दीजिए माँ, मैं सायरा हूँ। हवेली के अंदर उसकी अपनी ही आवाज गूंजकर वापस आ रही थी। अचानक सायरा को ऊपरी मंजिल से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। ठक ठक ठक, जैसे कोई भारी जूतों से फर्श पर चल रहा हो। कौन है वहाँ? क्या कोई है? माँ, क्या आप ऊपर हैं? कोई जवाब नहीं मिला। बस एक ठंडी हवा का झोंका आया और दीवार पर टंगी एक पुरानी धुंधली तस्वीर जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गई। सायरा कांप उठी, पर वह पीछे नहीं हटी। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ी। तभी उसे नीचे तहखाने की तरफ से एक दबी हुई आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सिसक रहा हो। बचाओ, कोई है, मुझे यहाँ से निकालो। सायरा पागलों की तरह तहखाने की सीढ़ियों की ओर दौड़ी। वहां नीचे जाने वाला रास्ता बहुत संकरा और अंधेरा था। उसने अपने पास रखी एक पुरानी माचिस जलाई। रोशनी की छोटी सी किरण में उसने देखा कि नीचे एक लोहे का दरवाजा है, जिसे बाहर से जंजीरों से जकड़ा गया है। माँ, क्या आप अंदर हैं? मैं सायरा हूँ। सायरा, बेटी, तू यहाँ क्यों आई? भाग जा यहाँ से, यहाँ बहुत खतरा है। वो लोग तुझे भी पकड़ लेंगे। कौन लोग माँ? आप किसकी बात कर रही हैं? मैं इन जंजीरों को तोड़ दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। नहीं सायरा, ये कोई भूत नहीं है। यहाँ कुछ लोग हैं जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे देख लिया और यहाँ बंद कर दिया। वो गांव वालों को डराने के लिए आत्माओं का नाटक करते हैं। तू भाग जा बेटी, वरना वो आ जाएंगे। सायरा जैसे ही जंजीर खोलने के लिए पास पड़ा, एक पत्थर उठाने लगी। अचानक पीछे से एक साया उभरा। एक भारी हाथ ने सायरा का कंधा पकड़ लिया। सायरा ने पलट कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसके सामने नकाब पहने एक लंबा आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में चमकता हुआ खंजर था। तो मुखिया की कैद से भागकर मौत के कुएं में खुद ही गिर गई। अब तू और तेरी माँ कभी इस हवेली से बाहर नहीं जा पाओगी। गांव वालों के लिए तुम दोनों भी अब एक किस्सा बन जाओगी। तुझे क्या लगा था लड्डा की कि तू यहां आएगी और अपनी माँ को हीरो की तरफ बचा ले जाएगी? इस हवेली के राज मुर्दों के साथ ही दफन होते हैं और आज तेरा भी वही अंजाम होगा। तुम लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। गांव वालों के डर का फायदा उठाकर तुम यहाँ छिपकर बुरे काम करते हो। मेरी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उसने वो देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। यहां से हम शहर में चोरी का माल सप्लाई करते हैं। भूत प्रेत की कहानी तो बस तुम जैसे बेवकूफ गांव वालों को दूर रखने के लिए है। अब बहुत बातें हो गईं, अब तेरा अंत करीब है। जैसे ही वह आदमी सायरा पर झपटा, सायरा फुर्ती से नीचे झुकी और उसने पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाकर उस आदमी के पैर पर दे मारा। कमीनी लड़की, तुझे मैं तद्दपा कर मारूंगा। सायरा, भाग जा बेटी, इसके पास हथियार है, तू अपनी जान बचा। नहीं माँ, आज या तो ये हवेली रहेगी या इसका ये झूठ। सायरा ने देखा कि दीवार पर एक मशाल जल रही थी। उसने झपट कर मशाल उठाई और उसे नकाब पोश की आंखों के सामने लहराने लगी।
आग के डर से वह आदमी पीछे हटा। तभी सायरा की नजर तहखाने के लोहे के गेट की जंजीर पर पड़ दी। उसने पूरी ताकत से मशाल का पिछला हिस्सा जंजीर के कुंडे में फंसाकर जोर लगाया। माँ, धक्का दो, आप अंदर से जोर लगाओ। अंदर से मंजू और बाहर से सायरा ने मिलकर जोर लगाया। जंजीर पुरानी और जंग लगी थी, जो एक झटके के साथ टूट गई। दरवाजा खुलते ही मंजू बाहर निकली और उसने पास पडिंडी एक लाठी उठा ली। अब एक निडर बेटी और एक साहसी माँ उस अपराधी के सामने खड़ी थीं। तुम दोनों बचकर नहीं जा सकती, ऊपर मेरे और भी साथी हैं। तो उन्हें भी बुला लो। आज पीतमपुरा गांव का डर खत्म होकर रहेगा। माँ, भागो ऊपर की तरफ। सायरा और मंजू सीढ़ियों की तरफ दौड़ दी। पीछे से वह आदमी चिल्लाते हुए उनके पीछे भागा। जैसे ही वे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां 2 और नकाबपोश आदमी खड़े थे। वे सब सायरा और मंजू को घेरने ही वाले थे कि अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा धड़ाम से खुला। खबरदार, अपनी जगह से हिलना मत। सामने मुखिया जी, रामू और उनके पीछे मशालें लिए दर्जनों गांव वाले खड़े थे। अर्थू ने मुखिया जी को सब सच बता दिया था और उन्हें सायरा की बात पर यकीन करने के लिए मजबूर कर दिया था। तो ये है तुम्हारी आत्माओं का सच। तुम जैसे गुंडे हमारी हवेली का नाम बदनाम कर रहे थे और हमें डरा रहे थे। रामू, पकड़ लो इन सबको। बहुत डरा लिया तुम लोगों ने हमें। आज तुम्हारी असलियत सबके सामने आ गई है। मुखिया जी, ये सब शहर के बड़े अपराधी लगते हैं। सायरा बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी परंपराओं और डर के पीछे इतना अंधा हो गया था कि एक बेटी की पुकार नहीं सुन सका। अगर आज तुम अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ न आती तो हम जिंदगी भर इस झूठ के गुलाम बने रहते। मुखिया जी, डरना कोई बुराई नहीं है, लेकिन डर के कारण अपनों का साथ छोड़ देना गलत है। आज देखिए, हम सब साथ हैं तो ये हवेली कितनी छोटी लग रही है। मुखिया जी, मेरी बेटी ने आज साबित कर दिया कि हिम्मत से बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता। इसने न सिर्फ मेरी जान बचाई, बल्कि पूरे गांव को इस मानसिक कैद से आजाद कराया है। पुलिस को सूचना दी गई और उन अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो पीतमपुरा गांव की हवा में एक नई ताजगी थी। अब कोई भी नीली हवेली के रास्ते से गुजरने में डरता नहीं था। मुखिया जी, अब इस हवेली का क्या होगा? क्या हम इसे गिरा देंगे? नहीं, यह हवेली अब डर की निशानी नहीं, बल्कि सायरा की बहादुरी की मिसाल बनेगी। हम सब मिलकर इसकी सफाई करेंगे। मैंने मुखिया जी से बात की है। हम इस हवेली को गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल और पुस्तकालय, लाइब्रेरी बनाएंगे। अब यहाँ रूहों की चीखें नहीं, बल्कि बच्चों की हंसी गूंजेगी। और इसका नाम नीली हवेली नहीं, बल्कि साहस सदन होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि डर सिर्फ हमारे मन में होता है, सच्चाई में नहीं। पूरे गांव ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सायरा का स्वागत किया। वह लड़की, जिसे कल तक विद्रोही कहकर कमरे में बंद किया गया था, आज वह पीतमपुरा की सबसे बड़ी नायक बन चुकी थी। नीली